आइए तो आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा चैप्टर जो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन एनसीईआरटी के पीछे दिए गए हैं उनको करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। संचायक बैटरी को सीसा संचायक बैटरी भी कहते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी। संचायक का मतलब स्टोर कर लेना। तो जो ये बैटरी जिसमें तेजाब डाला जाता है, इसमें सीसा की प्लेटें पड़ी रहती हैं। सीसा मतलब दर्पण नहीं जिसको देखा जाता है, सीसा का मतलब पीबी। पीबी यानी लेड की बनी हुई प्लेट भरी रहती है। तो ये जो बैटरी है तो उसका बोल रहा है विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यानी उसका ईएमएफ 12 वोल्ट है। यानी जब करंट उससे नहीं ली जा रही तो प्लस और माइनस इलेक्ट्रोड के टर्मिनल का वोल्टेज 12 वोल्ट है। कह रहा है यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी का है वो 0.4 ओम हो, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है, कि अधिक से अधिक कितनी धारा हम ले सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि बैटरी से जब हम करंट लेते हैं तो बैटरी के अंदर और बाहर परिपथ में यानी सर्किट में जो प्रतिरोध होगा वो धारा के चलने का विरोध करता है। तो उसी के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कितनी धारा हम इससे ले सकते हैं। तो देखिए, बैटरी का जो ईएमएफ है यानी ई की वैल्यू 12 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर की वैल्यू 0.4 ओम है। तो बैटरी से ली जाने वाली धारा, तो यहां पर देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि V = E - IR, ये एनसीईआरटी में पढ़ा था। तो V ये जब धारा ली जाएगी विद्युत परिपथ में आएगी तो उसका विभवांतर है। यह E जब धारा नहीं ली जाएगी तो बैटरी की खूंटी जो है, इलेक्ट्रोड जिनको कहते हैं, उनके विभवांतर है। तो यहाँ पर V = I कैपिटल R लिख सकते हैं, बाहरी प्रतिपथ की धारा और प्रतिरोध बराबर हो जाएगा E - IR। अब इसको इधर ले आएंगे तो IR + IR हो जाएगा, ये इधर प्लस हो जाएगा, बराबर E हो जाएगा। I कॉमन ले लेंगे तो R + स्मॉल r हो जाएगा यानी E। तो ये I बराबर हो जाएगा E/R + स्मॉल r। ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया, इसी को इसने डायरेक्ट लिख दिया है। तो अधिकतम धारा की अवस्था में अब किसी भी परिपथ में अधिकतम धारा कब जा सकती है, जब ये परिपथ का प्रतिरोध ये 0 हो। प्रतिरोध का मतलब रुकावट, जब रुकावट कम से कम होगी तो धारा अधिक से अधिक होगी। तो रुकावट अगर 0 हो जाए तो धारा मैक्सिमम हो जाए, तो I मैक्सिमम = E/R की जगह 0 रख देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो E/स्मॉल r हो जाएगा। तो ये हो गया, E की वैल्यू 12 है, स्मॉल r की 0.4 है। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 30 एम्पियर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। तो एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है और ये परिपथ से जुड़ी हुई है। कह रहा है यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है जब परिपथ बंद हो, तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो 2 चीजें हमसे पूछ रहा है कि परिपथ में कितना करंट जाएगी जब प्रतिरोध संयोजित हो, और जब परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा जा रही है
तो ये प्रतिरोध का मान कितना है, और जब ये प्रतिरोध जुड़ा है और धारा जा रही है तो उस समय बैटरी के खूंटी का विभवांतर कितना है, यानी वोल्टेज कितना है, टर्मिनल वोल्टेज कितना है। ये देखिए विद्युत वाहक बल तब होता है बैटरी की खूंटी का विभवांतर जब करंट परिपथ में नहीं जाती, सर्किट में करंट नहीं जाती, तब कब होता है। ध्यान दीजिए नहीं तो गलती होगी। तो यहां पर देखिए, कह रहा है कि प्रश्नानुसार दिया गया विद्युत वाहक बल E बराबर 10 वोल्ट है, क्वेश्चन में दिया है। आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 3 ओम है, परिपथ में धारा I इक्वल टू 0.5 एम्पियर है। तो परिपथ में धारा, तो धारा बराबर क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू टोटल R। इसको इस तरह लिखा करिए, टोटल प्रतिरोध। तो I इक्वल टू V अपान टोटल प्रतिरोध, तो विद्युत वाहक बल है यहाँ पर, परिपथ में धारा, तो विद्युत वाहक बल कितना दिया है, तो I इक्वल टू E अपान R प्लस R, जैसे ऊपर निकाला वही टोटल प्रतिरोध में परिपथ का प्रतिरोध और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। तो ये I हमको दिया है 0.5 इक्वल टू ये 10 वोल्ट है EMF अपान R प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये हमको निकालना है, और आंतरिक प्रतिरोध दिया है 3 ओम। तो ये हमारा आ गया R बराबर 17 ओम सॉल्व करने पे। तो ये परिपथ में 17 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 17 ओम। अब जब परिपथ बंद है तब टर्मिनल विभवांतर क्या, 17 ओम आया, और जब परिपथ बंद है तब, ये जब खुला है यानी इसमें करंट नहीं जा रही थी, तब ये 10 वोल्ट है EMF, और जब परिपथ बंद होगा तब क्या होगा, तो यही फार्मूला लगा देंगे V इक्वल टू E माइनस IR। तो ये हो जाएगा E की वैल्यू 10 है माइनस IR, तो I 0.5 एम्पियर है, और R अभी हमने 17 ओम निकाला है, ये स्मॉल r है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो 3 रख देंगे, तो ये आ गया 10 माइनस 1.5, तो बराबर 8.5 वोल्ट। अतः परिपथ में प्रतिरोध 17 ओम है, सर्किट जो बाहर वाला है, तथा बंद परिपथ का वोल्टेज कितना है, 8.5 वोल्ट। अब ध्यान दीजिए कि जो ये आंतरिक प्रतिरोध है बैटरी का, ये जितना वोल्टता खा लेगा उसके बाहरी प्रतिरोध की वोल्टता होगी। तो यहाँ पर देखिए इतना वोल्ट ये खा लेगा, 1.5 वोल्ट, तो 10 में 1.5 गया तो 8.5 वोल्ट बाहर प्रतिरोध वोल्टेज होगा, जो परिपथ में प्रभाव अपना दिखाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी में संयोजित है, प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है। ए वाले विकल्प। बी में क्या कह रहा है, तो इसको देख लेते हैं पहले ए वाले को। तो ए वाले में क्या है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम ये सब श्रेणी में है, सीरीज में। तो सीरीज में का मतलब ये एक साथ सारे प्रतिरोध जुड़े होंगे, यानी जो भी करंट इस बैटरी से जाएगी सब में एक समान जाएगी। जब सब में एक समान जाए तो मानेंगे कि प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम या सीरीज में। तो सीरीज में जब होंगे तो सीरीज में आर यस का मतलब आर सीरीज, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे डायरेक्ट फार्मूला होता है, NCERT में हमने पढ़ा है। तो RS बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6 ओम। तो 6 ओम का प्रतिरोध होगा जब 1 ओम 2 ओम 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। अब बी में देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो बी में हमसे कह रहा है कि यदि प्रतिरोधों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है यानी स्मॉल r इक्वल टू 0 है से संबद्ध है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है
कि जब ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और 12 वोल्ट की बैटरी से अगर जुड़े हों तो सब में कितना विभव बटेगा। प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन के सूत्र का प्रयोग करें तथा याद रखें कि श्रेणी समायोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है तथा विभवांतर अलग अलग होता है। तो ध्यान दीजिए कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो सब में विभव समान होता है, और जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो सब में धारा समान होती है। तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, विभव का बंटवारा होता है एवरेज में, एवरेज जो भी रेशियो है उसमें, और समांतर क्रम यानी पैरेलल में जब जुड़े होते हैं तो वोल्टेज सेम होता है और करंट का अनुपात रूप में बंटवारा होता है। तो ये पहले हमने निकाला। अब इसी V1, V2, V3 को जो 12 है ये प्रतिरोध के रेशियो में बंटवारा कर देंगे। तो देखिए प्रत्येक प्रतिरोध का विभव पतन भिन्न भिन्न है जब दो या अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिरोध अलग अलग हैं, एक 1 ओम है, एक 2 ओम है, एक 3 ओम है। तो जब प्रतिरोध अलग अलग हैं तो इनमें सब में विभव पतन यानी पोटेंशियल ड्रॉप भी अलग अलग होगा। माना V1, V2, V3 प्रतिरोध R1, R2, R3 पर विभव पतन है तथा परिपथ में प्रवाहित धारा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी? तो देखिए इस तरह के जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो जो चीज समान हो पहले उसको निकाल लेते हैं, तभी हम उसका अनुपात में बंटवारा कर सकते हैं। तो श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि सब रेजिस्टेंस में करंट एक ही जाएगी, तो एक ही प्रकार करंट एक ही जाएगी। तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं। तो I = V/R सीरीज। तो ये V हमारा 12 वोल्ट है और सीरीज में कितना रेजिस्टेंस आया 6 ओम। तो 6 ओम हो गया तो आ गया 2 एम्पियर, क्योंकि V = IR तो I = V/R टोटल। तो ये आ गया 2 एम्पियर। अब करंट सब में 2 एम्पियर जा रही है तो अब इसी के अनुपात में हम सब में विभव निकाल लेंगे। तो श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान है। तो सीरीज में करंट तो सेम है, क्योंकि जो यहाँ से आएगी सबसे होके जाएगी तो सब में करंट सेम होगी। तो R1 प्रतिरोध पर विभव पतन V1 कितना होगा? IR1। I 2 एम्पियर है, R1 1 ओम ये दिया है तो आ गया 2 वोल्ट। इसी प्रकार R2 का V2 IR2 हो जाएगा V2 बराबर, तो आ गया 2 × 2 बराबर 4 वोल्ट, क्योंकि R2 है। इसमें देखिए R3 है, करंट तो सेम ही रहेगी। तो 3 रखा तो आ गया 6 वोल्ट। तो 6, 4, 10, 2, 12 ऐसे जोड़ लीजिए। अगर ये 12 के बराबर आ रहा है तो मानिए कि हमने सही किया है। अतः 1 ओम प्रतिरोध में विभव पतन 2 वोल्ट है, 2 ओम में 4 वोल्ट और 3 ओम में 6 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजित है, यानी पैरेलल में। यहाँ पर देखिए लगे हुए। कह रहा है संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है। सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन था तीसरा, वैसे ये भी है। फर्क इतना है कि उसमें सीरीज में जुड़े थे, इसमें पैरेलल या पार्श्व में। तो सबसे पहले ए वाले को कर लेते हैं। तो 1, 2, 4, 5 3 प्रकार के रेजिस्टेंस हैं। तो समांतर क्रम या पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल प्रतिरोध होता है 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये हो गया 1/2 + 1/4 + 1/5। तो 1/Rp = हो गया, इसको सिंपल करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 में इधर 10 हो जाएगा, 20/2 करेंगे तो 10, 20/4 करेंगे तो 5 + 20/5 करेंगे तो 4, तो आ गया 19/20। तो Rp = आ गया 20/19, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब पूछ रहा है कि यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के से प्रभावित होने वाली धारा
तथा बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ करेंगे, बस फर्क इतना है कि वहाँ करंट सेम थी सीरीज में, यहाँ पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। तो वोल्टेज पहले निकाल लेंगे, वहाँ पहले करंट निकाला था, फिर V = IR लगाया था। यहाँ पहले वोल्टेज निकाल लेंगे यानी विभव, फिर V = IR लगाएंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। तो इसमें I1, I2, I3 करंट का बंटवारा होगा और ये वोल्टेज सेम रहेगा क्योंकि सब जो है एक ही जगह से जुड़े हुए हैं सारे प्रतिरोध। तो समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा अलग अलग है तथा विभव पतन प्रत्येक प्रतिरोध में समान है। अतः आरोपित विभवांतर V = कितना होगा? 20 वोल्ट सारे प्रतिरोध के लिए। तो प्रतिरोध R1 में धारा कितनी होगी? तो I1 = V/R1। तो V हमारा सबके लिए सेम है, तो 20/2 तो आ जाएगा 10 एम्पियर। इसी प्रकार I2 = V/R2। R2 की वैल्यू 4 है, V तो सब में सेम रहेगा, तो 20/4 तो आ गया 5 एम्पियर। प्रतिरोध R3 में धारा I3 = V/R3। तो प्रतिरोध 5 है और V तो वही रहेगा, तो 20/5 = 4 एम्पियर। तो इस प्रकार से हमने सारे प्रतिरोध में धारा निकाल ली। अब कुल धारा कितनी होगी तो सबको जोड़ लेंगे, तो 10 + 5 + 4 तो आ गई 19 एम्पियर। अतः 2 ओम के प्रतिरोध में धारा 10 एम्पियर है, ये 2 ओम वाले में 10 एम्पियर है, 4 ओम वाले में 5 एम्पियर है और 5 ओम वाले में 4 एम्पियर है। 4 ओम वाले में 5 एम्पियर, 5 ओम वाले में 4 एम्पियर है। अतः बैटरी से ली गई धारा कितनी होगी टोटल कर लेंगे, तो I = I1 + I2 + I3, 10, 5, 15, 4, 19, तो 19 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, कह रहा है कमरे का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। कोई टेम्परेचर मीटर है, थर्मामीटर कह सकते हैं, जो टेम्परेचर को नापता है, तो उसका प्रतिरोध 100 ओम है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि कमरे का तापमान होता है। कह रहा है यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ओम है और जब 117 ओम प्रतिरोध है तो टेम्परेचर क्या होगा? तो प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक यानी अल्फा 1.70 × 10⁻⁻4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहेंगे अंग्रेजी में। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध R27 = 100 ओम, T टेम्परेचर पर प्रतिरोध RT = 117 ओम। ये किस ताप पर दिया है हमको नहीं पता, तो T मान लिया है। RT = 117 ओम, अल्फा = 1.70 × 10⁻⁻4 प्रति सेकंड। सब चीज लिख लिया। अब प्रतिरोध ताप गुणांक का फार्मूला होता है अल्फा = RT - R0/R0 T - T0, ऐसे होता था फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए अल्फा बराबर जो निकालना है वो RT - R27 रूम टेम्परेचर है अपान R27 ब्रैकेट में T - 27, ये चीज हो जाएगी। ये फार्मूला होता है हमारा, NCERT में जो पढ़ा गया है, RT = R0 1 + अल्फा T, उसी से ये बना है। तो इस प्रकार से अल्फा = RT - R27 अपान R27 T - 27, ये हो गया। तो अगर इसको सिंपल रूप में लिखें तो अल्फा = RT - R0 अपान R0 T - T0, इस तरह कह सकते हैं। तो R0 मतलब कम वाला टेम्परेचर जो रूम वाला है, इसी प्रकार T0 मतलब जो कम वाला यानी रूम वाला है, ये रूम टेम्परेचर। R0 मतलब रूम टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध है, RT हमें जो
टेम्परेचर पर दिया गया और टी जिस टेम्परेचर पर है आर टी, एल्फा ये टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। तो एल्फा की वैल्यू हमको दी गई है, वो रख दिया। आर टी की वैल्यू हमको दी गई है, वो रख दिया। माइनस आर ये 100 रख दिया यहाँ पर, ये 100 ओम है, अपान 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी रूम टेम्परेचर पर 100 ओम प्रतिरोध, अपान 100 क्योंकि ये भी यार मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर है, वो प्रतिरोध है, तो 100 ओम टी माइनस 27। तो टी माइनस 27 इक्वल टू, इसको सिंपल किया, नीचे चला गया, ये ऊपर आया, कुल मिला के सॉल्व करने पे आ गया टी बराबर 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। अतः पदार्थ का 1027 डिग्री ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड होना चाहिए, ओम लिख गया है। अतः पदार्थ का 1027 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध 117 ओम है। तो इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे भी सॉल्व करते जाएंगे। आगे प्रश्न संख्या 6 देखिए, कह रहा है 15 मीटर लंबे और 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार में उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है, यानी बहुत नेग्लिजिबल करंट, और इसका प्रतिरोध 5 ओम पाया गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। रजिस्टिविटी हमको निकालना है। तो फार्मूला हमको पता है, आर बराबर रो एल अपान ए है, तो इसी पर रख देना है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जो दिया है मीटर स्क्वायर में 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, तार की लंबाई एल दे दिया है 15 मीटर, और प्रतिरोध क्या है, आर बराबर 5 ओम। सीधा फार्मूला, प्रतिरोधकता रो बराबर रो होती है, तो आर बराबर रो एल अपान ए, तो रो बराबर आर ए अपान एल। आर की वैल्यू रखी, यहाँ से उठा के 5 ओम, ए की वैल्यू यहाँ से रख दी, 6 × 10⁻⁷ अपान ए की वैल्यू यहाँ से रख दी, ये एल की वैल्यू यहाँ से रख दी 15 मीटर। सॉल्व करने पे आ गया 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर, ये फार्मूला होता है। आर का मात्रक ओम और एल से एक एल कट जाएगा तो केवल एक एल बचेगा, तो ओम मीटर हमारा इसका मात्रक हो गया। अतः पदार्थ की प्रायोगिक ताप पर प्रतिरोधकता 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.1 ओम है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। तो सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी एल्फा ज्ञात करना। तो सिल्वर का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस कितना है, 2.1 ओम, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर R100 बराबर 2.7 ओम है। एल्फा बताना है, तो एल्फा बराबर RT2 - RT1 अपान R1T2 - T1। तो कुल मिलाकर के जो ज्यादा है, ज्यादा में से कम घटाना है। तो ज्यादा टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध है वो यहाँ पर R100 - R27, यानी ज्यादा तापमान पर प्रतिरोध 2.7 है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.1 ओम है। तो वैसे ही फार्मूला बना देंगे, ज्यादा माइनस कम प्रतिरोध बटे कम प्रतिरोध ब्रैकेट में ज्यादा माइनस कम तापमान, ऐसे आप लिख के फार्मूला अपने उसमें लिख सकते हैं। तो ये आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2.7 ओम माइनस 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.1 ओम बटे 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 2.1 गुणे R100 100 - 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर। तो ध्यान दीजिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्फा प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड में वैल्यू रखी गई है, परम ताप यानी ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर में वैल्यू नहीं रखी गई। ये गलती नहीं करना,
यही केवल ऐसा है अभी तक पढ़ने में हम लोग देखे हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर में नहीं चेंज करना पड़ा, डायरेक्ट सेंटीग्रेड में रखा गया। और एक चीज़ और समझिए कि जब घटाया जाता है तो घटाने में चाहे एब्सोल्यूट टेम्परेचर में बदलिए चाहे सेंटीग्रेड में बदलिए, घटाने पे वैल्यू इतनी ही आती है, क्योंकि 273 दोनों तरफ जुड़ेगा तो फिर घटाएंगे तो 77.5 ही आएगा। इसलिए हम उसको 273 को जोड़ने घटाने का काम नहीं करते। तो यहाँ से सॉल्व किया तो अल्फा आ गया 0.0039 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अतः सिल्वर का प्रतिरोध ताप गुणांक कितना हो गया? 0.0039 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। कह रहा है नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित। तो नाइक्रोम का तार मतलब हीटर में नाइक्रोम का तार लगता है। तो कोई हीटर है घर की सप्लाई से जोड़ दिया गया है जिसका घर के सप्लाई की वोल्टता कितनी है? 230 वोल्ट। अब कह रहा है 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है। जो हीटर है हमारा 3.2 एम्पियर की करंट लेता है, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाती है। तो कुछ समय बाद जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो अभी हमने ऊपर देखा कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो करंट उसमें कम जा रही है क्योंकि प्रतिरोध बढ़ रहा है। यह 208 एम्पियर पर स्थिर हो जाती है, स्थायी हो जाती है, मतलब अब लगातार यही करंट जाएगी। कह रहा है यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या है? तो रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो हम नाइक्रोम का तार जला रहे हैं या हीटर जो है तो उसका स्थायी ताप क्या होगा? कह रहा दिए गए ताप परिसर में नाइक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक 1.70 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये अल्फा की वैल्यू दे दी है। तो देखिए वोल्टेज डिफरेंस यानी विभवांतर 230 वोल्ट, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर करंट I 27 3.2 एम्पियर है और T तापमान पर करंट I T डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 2.8 एम्पियर है। कुछ नहीं दिया तो T डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया, ये T है, देखिए 1 गलत लिखा है। कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। एल्फा की वैल्यू 1.70 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड है। तो औसत प्रतिरोध ताप गुणांक दिया है, तो ताप अवयव का स्थायी ताप हमको बताना। तो सीधा हम फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर R27 कितना होगा? तो V बराबर IR होता है, तो R बराबर V/I 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो घर की वोल्टेज है वो 230 है बटे ये करंट 3.2 एम्पियर है। तो यह आ गया, यहाँ का दशमलव हटेगा तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, तो 2300/32 हो गया। अब T डिग्री सेंटीग्रेड पर यही प्रतिरोध निकालेंगे, तो RT डिग्री सेंटीग्रेड बराबर V/I T डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 230 वोल्टेज तो वही है, करंट कम हो गई 2.8, तो ये हो गया दशमलव हटा तो 2300/8 ओम हो गया। अब एल्फा बराबर होता है RT - R27, ज्यादा माइनस कम प्रतिरोध, मतलब ज्यादा तापमान पर प्रतिरोध माइनस कम तापमान पर प्रतिरोध बटे कम तापमान पर प्रतिरोध ब्रैकेट में ज्यादा तापमान माइनस कम तापमान। तो ये अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1.7 × 10⁻⁴ बराबर ये T की वैल्यू, T डिग्री सेंटीग्रेड पर ओम प्रतिरोध इतना है, माइनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना है बटे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना है, ब्रैकेट में T - 27 T - 27। यहाँ पर देखिए 27 होना चाहिए, गलत लिख गया है, इसको सही कर लीजिए, 27 होना चाहिए। ये देखिए अब इतना T - 27 एक तरफ हो गया, तो इसमें और इसमें नीचे भाग हो जाएगा इतने का, तो इसको सिंपल किया फिर इतने का भाग दिया, ये पूरा T - 27 इधर आ गया। तो सॉल्व किया गया तो T बराबर इतना आया और 27 इधर चला गया,
तो प्लस में हो गया, तो ये आ गया 867.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अतः तापन अवयव का स्थायी ताप कितना होगा? 867.3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जब उसमें करंट 2.8 एम्पियर बह रही थी। तो ये T कितना होगा वो निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।